बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगला टॉपिक, द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जो फ्लावर है उसका जो मेल रिप्रोडक्टिव वर्ड है वो है एंड्रोशियम, और जो एंड्रोशियम है उसकी ईच यूनिट का जो नाम है वो क्या है, स्टेमन है। और हमने कहा था कि जो स्टेमन जो है उसमें दो मेन कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक तो स्टेमन का जो टर्मिनल एंड है, स्टेमन का जो टर्मिनल एंड है, जैसे अगर हम कहें इस डायग्राम को देखिए तो स्टेमन का टर्मिनल एंड है, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, एंथर कहा जाता है। ये फर्टाइल पार्ट होता है। और दूसरा जो कंपोनेंट है स्टेमन का वो क्या है, फिलामेंट है। वो क्या है, फिलामेंट है। तो आज हम बात क्या कर रहे हैं कि ये जो एंथर है, जो कि स्टेमन का जो टर्मिनल पार्ट है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो जैसा मैं अगर कहूँ कि हमने बात की थी, एंथर क्या है, द टर्मिनल एंड, द टर्मिनल एंड ऑफ ए स्टेमन। ठीक है, बेटा जनरली जब हम बात करते हैं तो टिपिकल एंथर, जो मोस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर अगर बात करें, कोई भी जो एंथर जो होता है उसको जब आप देखेंगे तो किस प्रकार का होता है, हमने बात की थी। अगर टिपिकल एंथर की बात करें, यानी जो ज़्यादातर प्लांट्स में पाया जाता है, अगर बात करें तो टिपिकल एंथर जो होता है वो किस टाइप का होता है। तो हमने कहा था कि बाइलोब्ड होता है। ठीक है, बाइलोब्ड, डाइथिसस, बाइथिसस भी बोल सकते हैं, डाइथिकस भी बोल सकते हैं, और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। कैसा होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट। ठीक है, हमने बाइलोब्ड क्यों कहा, हमने बाइलोब्ड इसलिए कहा क्योंकि इसमें टू लोब्स प्रेजेंट है। बिल्कुल सही है, टू लोब्स प्रेजेंट है। जैसे कि अगर मैं कहूं इस एंथर को हम एक बार ओवरव्यू देखिए इसका क्रॉस सेक्शन का, तो हम क्या देख रहे थे, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से हमने यहां से इसका सेक्शन देखा है। ठीक है, तो जब हम इसका सेक्शन देख रहे हैं तो बेटा इसमें टू लोब्स कौन कौन से थे, हमने कहा ये टू लोब्स हैं। ध्यान दीजिएगा, एक लोब तो ये है, वन लोब। ठीक है, और ये सेकेंड लोब है। दो लोब यानी दो पालियां प्रेजेंट है। ठीक है, एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि यहां इस एंथर के डायग्राम में ये एक लोब हो गया और एक लोब ये हो गया, तो ये हो गया क्या, बाइलोब्ड हो गया। क्लियर है। दूसरा हमने कहा डाइथिसस है, तो डाइथिसस क्यों है, डाइथिसस इसलिए माना जाएगा क्योंकि एक लोब के अंदर, यहां पर एक लोब के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहां और एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहां, यानी अगर कहा जाए एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ऐसे इस दूसरे लोब में भी यहां पर क्या है, दो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी। एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये, एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये। तो इसका मतलब डाइथिकस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईच लोब कंसिस्ट टू माइक्रोस्पोरेंजिया, ईच लोब कंसिस्ट टू माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, each lobe consists two microsporangia। हर माइक्रोस्पोरेंजिया को एक प्रकार से थिका भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे तो ये
पोलन सेक में डिफ्रेंशिएट होती है, तो मैच्योरिटी होने पर ये पोलन सेक में कन्वर्ट भी होता है, तो पोलन सेक भी कह सकते हो, आगे पता चलेगा। और टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों कहा जा रहा है, तो टोटल जो अगर एंथर के अंदर देखें तो टोटल एंथर के अंदर 1 2 3 और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो यहाँ टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों कहा गया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट। असल में बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया अगर हम कहें या माइक्रोस्पोरेंजियम हम अगर कहें तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, आपने टेडोफाइट्स में भी पढ़ा था, ठीक है, स्पोरेंजियम नाम या स्पोरेंजिया नाम, जिम्नोस्पर्म में भी पढ़ा, एंजियोस्पर्म में बात करते, तो स्पोरेंजियम ऐसी बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिनमें स्पोर डेवलप होते हैं। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम अगर है तो माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब इनमें माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे, कैसे होंगे वो देखते हैं। तो फिलहाल हमने कहा एक टिपिकल एंथर जो होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड, डाइथेसिस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, लेकिन हमें सबको पता है कुछ एक्सेप्शन जरूर होते हैं, अपवाद जरूर होते हैं। और एक्सेप्शन में अगर मैं आपको कहूं, और जानते भी हैं आप लोग कि जो मालवेसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं, कौन कौन, मालवेसी फैमिली के मेंबर, क्या रिकॉल कराया था आपको याद है ना, चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर, इनकी अगर हम बात करें तो ये मालवेसी फैमिली के मेंबर हैं, एक्सेप्शन है ये। और इन एक्सेप्शन की अगर बात करते हैं तो इन एक्सेप्शंस में मालवेसी फैमिली में क्या जो ये एंथर है, मालवेसी फैमिली, ठीक है, उसमें अगर कहा जाए तो उसमें ये बाइलोब्ड नहीं होगा, कैसा होगा, यूनिलोब्ड, डाइथेसिस नहीं होगा, मोनोथेसिस होगा, और टेट्रास्पोरेंजिएट नहीं, बाइस्पोरेंजिएट होगा। चलिए अब बात करते हैं हमने कि भाई ये तो चलिए एक जनरल बात की हमने कि एंथर किस टाइप का होता है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बेटा अगर मान लीजिए कि हमने किसी एंथर जो है उसका ट्रांसफर सेक्शन लिया, यहाँ ट्रांसफर सेक्शन अपन ने काटा, इसको इस तरीके से काटा है, 90 डिग्री के एंगल पर काटा। तो जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो हमको इसकी जो आउटलाइन जो दिखाई दे रही है, यानी इसकी रूपरेखा जो दिखाई दे रही है वो 4 कोणों वाली है, यानी 4 कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं, हर एक कॉर्नर पर एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है, हर एक कॉर्नर पर एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया है। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, अगर मान लीजिए मैं कहूँ एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये, तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है इनकी जो आउटलाइन जो होती है नियरली अगर कहा जाए सर्कुलर होती है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है, हम बात करें ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए एंथर, ट्रांसफर सेक्शन की बात की जा रही है, ठीक है। सेक्शन ऑफ एंथर, तो जब एंथर का ट्रांसफर सेक्शन हम देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है, यहां पर हमें क्या पता चल रहा है, गौर कीजिएगा, खास बात, एंथर इज टेट्रागोनल, याद रखिएगा, टेट्रागोनल इन शेप, यानी हमें वो आकृति में, शेप में टेट्रागोनल दिखाई देता है, ठीक है, हैविंग 4 कॉर्नर्स, ठीक है, और हर कॉर्नर पर कितनी, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो हमने कहा कि इसके अंदर टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाती हैं, 4 पाई जाती हैं, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया are present कहने का मतलब है 1 at each corner, ठीक
ठीक है, हर कॉर्नर पर एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, लेकिन मैंने ये भी कहा कि जो भी माइक्रोस्पोरेंजिया है या माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसकी शेप अगर देखें, ईच माइक्रोस्पोरेंजिया अगर कहा जाए ईच माइक्रोस्पोरेंजिया इज नियरली, कैसे दिखाई देती है बेटा, सर्कुलर। मैंने अभी आपको ये कहा भी कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एंथर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंथर जो होता है वो जनरली उस 4 कॉर्नर वाला होता है, लेकिन माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है वो कैसी होती है बेटा, सर्कुलर होती है, गोलाकार प्रकार की होती है, ठीक है। अब बेटा ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं ना, इनका जो डेवलपमेंट होता है, ये बहुत खास लाइन में कहने जा रहा हूं आपको कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती हैं एंथर के चारों कोनों पर होती है, इनका जो डेवलपमेंट जो होता है यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। कैसा होता है, यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट पॉइंट है यहाँ पर, ध्यान रखने वाली बात है। द डेवलपमेंट ऑफ ए development of microsporangia इन एंजियोस्पर्म कहें, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में भी बात आती है, इज यूस्पोरेंजिएट टाइप। किस टाइप का होगा बेटा, वो यूस्पोरेंजिएट टाइप का होगा। आपको याद है, आपको ध्यान है, ये यूस्पोरेंजिएट टाइप, यूस्पोरेंजिएट टाइप। ये बहुत खास बात है कि जो एंजियोस्पर्म है, हालांकि जिम्नोस्पर्म में भी बात करते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो पैदा होती हैं, इनका जो डेवलपमेंट जो होता है वो यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों कहा है, यूस्पोरेंजिएट प्रकार से मतलब क्या होता है, समझिएगा इसे, ठीक है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या होता है कि अगर आप एक फ्लावर लें और उसमें से एक स्टेमन को आप बाहर निकाल लें, और स्टेमन का जो टिप वाला पार्ट है, टर्मिनल एंड वाला पार्ट है, जिसको हम एंथर कहते हैं, उसको अगर यंग कंडीशन में देखें, मतलब अभी वो शुरू में अभी डेवलप होने वाला ही है, हुआ ही है उस समय, शुरुआती दौर में अगर यंग कंडीशन में अगर देखें, तो बेटा मैं एक बात कहूँगा आप लोगों को कि ये मान लीजिए मैंने कहा ये एंथर है, ठीक है, और जब शुरू में जब डेवलप हो रहा होता है ना, उस समय इसका ऊपर का हिस्सा, मतलब ये स्टेमन है और उसमें एंथर वाला जो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ना, जब डेवलप हो रहा होता है उस समय अगर इसका क्रॉस सेक्शन काटे अपन, जब डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय अगर इस एंथर का क्रॉस सेक्शन अगर लिया जाए, यंग एंथर का क्रॉस सेक्शन अगर लिया जाए, तो आप देखेंगे कि वो शुरू शुरू में तो आपको सर्कुलर ही दिखेगा। मेरी बात को समझेगा, शुरू शुरू में ये जो एंथर है आपको सर्कुलर ही दिखेगा क्रॉस सेक्शन में, जबकि अभी अपन ने मेच्योर एंथर की जब बात की तो हमने कहा कि टेट्रागोनल शेप का होता है, लेकिन शुरू में ये कैसा दिखेगा बेटा, ये हमें किस प्रकार का दिखेगा, हमें सर्कुलर ही दिखेगा। अब जब आपको सर्कुलर दिखेगा तो सबसे बाहर तो देखो एपिडर्मिस होगी, सब जानते हैं, पौधे का कोई सा भी हिस्सा हो, चाहे आप रूट ले लें, स्टेम ले लें, लीफ ले लें, प्लांट का कोई भी पार्ट अगर लेते हैं तो उसमें सबसे बाहर तो बेटा एपिडर्मिस होती है ना। एपिडर्मिस जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है पौधों के अंदर, जो आपने पढ़ा है एनाटॉमी में, ईटीएस यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है उसकी सबसे बाहर वाली लेयर होती है, तो एपिडर्मिस तो होगी। अब एपिडर्मिस के अंदर अगर आप देखेंगे, एपिडर्मिस के अगर अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस जगह अंदर की तरफ यहाँ पर सेल्स भरी हुई रहती हैं, पेरेनकाइमेटस मास ऑफ सेल। तो यहाँ पर यूं मैं कह सकते हैं कि शुरू में जो यंग
एंथर जो होता है वो एक प्रकार से पैरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये है बेटा यंग एंथर है। ठीक है, और असल में ये पैरेनकाइमेटस मास ऑफ सेल से बना होता है। डिफरेंशिएशन नहीं है ना अभी फिलहाल, इसमें अपन को कोई माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं दिख रही है। पैरेनकाइमेटस मास ऑफ सेल। ठीक है, और बाहर क्या पाई जाती है बेटा, यहां पर एपिडर्मिस होती है। क्या होती है? एपिडर्मिस शुरू में। अब होता क्या है, धीरे धीरे ये एंथर जैसे जैसे डेवलप होता है, जैसे जैसे इसका डिफरेंशिएशन होगा ना अलग अलग भागों में, तो ये एंथर का जो शेप है ना ऐसा होने लगेगा, इस तरीके से होने लगेगा। ये मान लीजिए ऐसा होने लगेगा। अब ये थोड़ा सा कहने का मतलब टेट्रागोनल होने लगेगा। अब टेट्रागोनल अगर होने लगेगा तो बाहर तो एपिडर्मिस नाम की लेयर तो होगी, बाहर तो एपिडर्मिस होगी ना, समझिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। बाहर तो एपिडर्मिस होगी, वो तो शुरू से ही थी, एपिडर्मिस शुरू से मौजूद है। लेकिन आप सब जानते हैं कि किसी प्लांट पार्ट में एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो लेयर होती है वो हाइपोडर्मिस होती है। क्या होती है? हाइपोडर्मिस। तो इसमें क्या होगा बेटा यहां पर कि जस्ट इसके नीचे अगर देखेंगे, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे यहां देखेंगे तो हाइपोडर्मल जो सेल्स होती हैं, हाइपोडर्मल सेल्स जो होती हैं, ठीक है, हाइपोडर्मल सेल्स जो होती हैं चारों कॉर्नर्स पर, हाइपोडर्मल सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे। मतलब अब पहले तो सारी सेल्स एक जैसी थी, अब वो अलग दिखना चालू हो जाएंगी, उनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, उनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, चारों कॉर्नर पर हाइपोडर्मल सेल्स डिफरेंशिएट हो जाएंगी। अब बेटा यहां पर ये जो सेल्स जो दिखेंगी ना, जो हाइपोडर्मल रीजन में दिखाई दे रही है, तो बाहर तो एपिडर्मिस है, लेकिन इन सेल्स को एक नाम दिया जाता है बेटा, इन सेल्स को नाम दिया जाता है आर्किस्पोरिल सेल्स। क्या कहा जाता है बेटा? आर्किस्पोरियल सेल्स। हर कॉर्नर पर आप देखेंगे ये आर्किस्पोरियल सेल्स की जो संख्या जो दिखेगी आपको एक से ज्यादा दिखेगी। और बेटा यही आर्किस्पोरियल सेल्स आगे फिर क्या करेंगी? एंटीक्लाइनल, पेरिक्लाइनल डिविजन्स करेंगी, बहुत सारे डिवीजन होंगे आप मान लीजिए। और धीरे धीरे ये जो है एंथर जो होगा वो आपको इस तरीके से बाइलोब्ड बनता हुआ दिखेगा, इस टाइप से बाइलोब्ड बनता हुआ दिखेगा। अब आप खुद देख लीजिए, इसमें यहां पर भी एक माइक्रोस्पोरेंजिया पैदा हो जाएगी, यहां भी एक माइक्रोस्पोरेंजिया पैदा हो जाएगी, यहां भी एक माइक्रोस्पोरेंजिया पैदा हो जाएगी, और यहां भी एक माइक्रोस्पोरेंजिया पैदा हो जाएगी। तो ऐसा मिलाकर मैं अगर आपको कहूं तो टोटल कितनी? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया चारों कॉर्नर्स पर बन गई। ये क्या डेवलप हो गई बेटा? ये माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो गई हैं चारों कॉर्नर्स पर। ठीक है, क्या डेवलप हो गए बेटा? ये माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो गए, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो मेरी जो लाइन है वो समझिएगा कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो डेवलप हुए हैं, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो डेवलप हुए हैं वो जब एंथर का डेवलपमेंट हो रहा था तो इन हाइपोडर्मल सेल्स से पैदा हुए, जिनको आर्किस्पोरियल सेल्स कह रहे हैं। और ये आर्किस्पोरियल सेल्स जो होते हैं वो मोर देन वन है, तो इसी को कहते हैं बेटा यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। क्या? यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। तो जो मैंने यूस्पोरेंजिएट टर्म का मतलब जो बताया था, यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट, तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट ऑफ ए
माइक्रोस्पोरेंजिया, takes place by more than वन इनिशियल सेल्स। इनिशियल सेल्स का नाम क्या है? आर्किस्पोरियल सेल्स, ठीक है। मोर देन वन इनिशियल सेल, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? हम इस प्रकार के जो डेवलपमेंट है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब चलिए, ये तो हो गई बात कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट कैसे होता है। लेकिन बेटा अब हम बात करते हैं यहाँ कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है। इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है उसको एक बार देखते हैं। इसके लिए हम एक बार एक डायग्राम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इमेच्योर एंथर का, फिलहाल ये जो है ये डायग्राम इमेच्योर एंथर का है। मेच्योर एंथर और इमेच्योर एंथर में कुछ फर्क होता है, वो आप देखेंगे, चित्र में देखेंगे, डायग्राम में देखेंगे। फिलहाल यहाँ ध्यान दीजिएगा। बेटा ये जो डायग्राम जो आपके सामने है ये एंथर का ही डायग्राम है, ट्रांसफर सेक्शन ही है ये बेटा। और ये एक प्रकार से इमेच्योर एंथर है। क्या है बेटा? ये इमेच्योर एंथर। इमेच्योर एंथर है ये। और ये जो इमेच्योर एंथर आपको जो दिखाया गया है, इस डायग्राम में दिखाया गया है, इस इमेच्योर एंथर में ये पूरी की पूरी एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये मान लीजिए, ठीक है। ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया, सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया है ये मान लीजिए। ऐसे कितने माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई दे रही है? 4, 1 2 3 4, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हमको दिखाई दे रही हैं। ये क्या है बेटा? माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक है, या माइक्रोस्पोरेंजियम। अब बेटा ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम जो आपको दिखाई दे रही है इसके भी दो पार्ट हैं, ठीक है। एक तो यहां से यहां देखिएगा, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये है एंथर वॉल। क्या? बाहर की तरफ ये पूरा का पूरा है एंथर वॉल। और एंथर वॉल में भी आपको सबसे बाहर मिलेगी, पहले नंबर पर है बेटा एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। उसके बाद में जो लेयर दिखाई दे रही है एंथर वॉल में उसका नाम है एंडोथीसियम। क्या है? एंडोथीसियम। उसके बाद में ये जो लेयर ज्यादा दिखाई दे रही है 1 से 3, ये है बेटा मिडिल लेयर्स। क्या है? मिडिल लेयर्स। और सबसे अंदर अंदर वाली लेयर वो भी एंथर वॉल की ही लेयर है बेटा ना। आपकी एनसीईआरटी में एक अकेली माइक्रोस्पोरेंजिया को निकाल कर बताया गया है। इसमें हम चारों तरफ से किसी को भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो है ये है क्या? टैपेटम। तो बेटा ये जो 4 लेयर्स है ना, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, ये चारों मिलाकर कहलाती हैं क्या? एंथर वॉल। क्या कहलाती है बेटा? एंथर वॉल कहलाती है। इन चारों को मिलाकर हम कहते हैं एंथर वॉल। और एंथर वॉल के अंदर यहां जो दिखाई दे रहा है, एंथर वॉल की इन चारों लेयर्स के अंदर की तरफ अगर देखेंगे, ये जो दिखाई दे रहा है ये है बेटा स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू।
तो कुल मिलाकर मैं अगर कहूं आपको, कोई भी एक माइक्रोस्पोरेंजिया को अगर देख रहे हैं तो बेटा एक माइक्रोस्पोरेंजिया के दो मेन कंपोनेंट होते हैं। एक तो है एंथर वॉल, एक तो ये है एंथर वॉल पूरी की पूरी, और दूसरा है स्पोरोजीनस टिश्यू। एंथर वॉल इज अ covering of a microsporangium. The covering of microsporangium is called the anther wall. और एंथर वॉल में जो चार लेयर हैं उनको हमें बाहर से अंदर की तरफ सीक्वेंस याद रखना है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। ठीक है, चलते हैं इसको अभी डायग्राम को अभी और डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको हम पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना भी हमें, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूं कि कोई भी जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, माइक्रोस्पोरेंजिया की आउटलाइन हमने बात करी ली कैसी होती है, नियरली सर्कुलर। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसके दो कंपोनेंट हैं। ठीक है बेटा, कितने कंपोनेंट है बेटा? दो कंपोनेंट है, टू कंपोनेंट्स कह दो, टू पार्ट्स कह दो। एक है जिसे कहा जाता है एंथर वॉल। ठीक है, याद करते जाइए साथ साथ, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। एंथर वॉल, बॉटनी बहुत ही आसान है, कोई टफ नहीं है, तरीके से पढ़ेंगे तो एक एक चीज दिमाग में याद भी रहती है। इसको बॉटनी को भूतनी ना समझें। ठीक है, तो पहली बात ये तो प्लांट से रिलेटेड है, बड़ी आसान चीज है यहाँ। तो अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसमें सबसे हमने कहा दो कंपोनेंट है, एक तो एंथर वॉल है और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या है? स्पोरोजीनस टिश्यू। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले इस पर बात करते हैं। एंथर वॉल क्या है? कवरिंग ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, इसमें कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट्स कह दो, कंपोनेंट्स कह दो, वो भी आउटर टू इनर, जिसमें हमने पहले पहले नाम पर कहा क्या है बेटा, ये एपिडर्मिस पहले नंबर पर। तो बेटा एपिडर्मिस अगर कहें हम, अभी डायग्राम में देखा था फिर बता दूंगा। यहाँ एपिडर्मिस पहली बात तो आउटर मोस्ट होती है। हाँ बिल्कुल होती है, आउटर मोस्ट ही तो होती है, और प्लांट के हर पार्ट में आउटर मोस्ट लेयर होती है। आउटर मोस्ट सिंगल एक ही लेयर होती है। और पेरेनकाइमेटस, देखो ये तो आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर ज्यादातर हिस्सों में पेरेनकाइमा ही होता है। पेरेनकाइमा एक ऐसा टिश्यू है जिसको यूनिवर्सल टिश्यू माना जाता है, प्लांट के मोस्ट ऑफ पार्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सिंगल पेरेनकाइमेटस लेयर है, पेरेनकाइमेटस लेयर है जिसका नाम क्या है, एपिडर्मिस। अब यहाँ एक खास बात जो मैं कहने जा रहा हूं, जब मैंने अभी एंथर का माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट आपको बताया, तो मैंने कहा माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिया टाइप का होता है। मोर देन वन आर्किस्पोरियल सेल से ही पैदा होती है, मोर देन वन आर्किस्पोरियल सेल से ही पैदा होती हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो एपिडर्मिस है जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, एपिडर्मिस, एक मिनट रुकिएगा सॉरी, एपिडर्मिस जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, वो याद रखना है आर्किस्पोरियल सेल से पैदा नहीं होती। बाकी सारी चीजें आर्किस्पोरियल सेल से ही पैदा होती हैं, लेकिन ये आर्किस्पोरियल सेल से डेवलप नहीं होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इट इज नॉट डिफ्रेंशिएट बोल दें चाहे डेवलप बोल दें, फ्रॉम आर्किस्पोरियल सेल। पूछा जाता है एंथर वॉल की कौन सी लेयर आर्किस्पोरियल सेल से पैदा नहीं होती है। ठीक है,
ठीक है, चलिए पहली लेयर हो गई एपिडर्मिस, सिंगल लेयर होती है, पेरेन्काइमा सेल से बनी होती है। दूसरा सेकेंड नंबर पर अगर मैं कहूं, अभी लौटते हैं डायग्राम में वापस, सेकेंड अगर मैं कहूं तो वो क्या था बेटा, एंडोथीसियम। क्या है, एंडोथीसियम। चलिए एक बार वापस हम लोग डायग्राम देखते हैं। बेटा अगर आप लोग देखें तो एपिडर्मिस, जिसको मैंने यहाँ पर येलो कलर से बनाया है, उसके अंदर देखिए ये जो लेयर जो दिख रही है ना, पिंक कलर में आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो है एंडोथीसियम है। एंडोथीसियम एपिडर्मिस के ठीक नीचे, और आप खुद देख लीजिए कि ये कैसी, ये भी सिंगल लेयर है, ये भी सिंगल लेयर ही है, और बेटा ये भी पेरेन्काइमा सेल से ही बनी होती है। लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा, इसकी जो सेल्स है ना, ये रेडियली इलोंगेटेड होती हैं। यानी अगर मान लीजिए मैं इस हिस्से से यहाँ से, इस हिस्से से यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, ये जो सेल्स है ना, इनको बाहर निकाल कर आपको बताता हूँ। ठीक है, ये जो सेल्स है एंडोथीसियम की सेल्स, इनको यहाँ पर आपको बताता हूँ। ये मान लीजिए मैंने कहा ये सेल्स हैं, कौन सी हैं बेटा, ये एंडोथीसियम की सेल्स हैं। ठीक है, ये एंडोथीसियम की सेल्स हैं। तो बेटा ये एंडोथीसियम की सेल्स रेडियली इलोंगेटेड है, मतलब देखिए सेंट्रल लेके अगर आप पेरिफेरल जाएंगे तो ऐसे लंबी है, तो रेडियली इलोंगेटेड सेल्स हैं। और इन सेल्स की खास बात होती है, क्या खास बात होती है, ध्यान रखिएगा, इन सेल्स की जो अंदर वाली लेयर जो होती है ना, अंदर की तरफ यहां वाली लेयर, ये वाली जगह, इनर वॉल, ये जो इनर वॉल होती है, और साथ में टेंजेंशियल वॉल भी, आप यूं समझ सकते हैं इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से ज्यादा बेहतर रहेगा। यू शेप में मानेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। यू शेप बन गया ना यहाँ, तो कहने का मतलब है इन सेल्स की इनर और टेंजेंशियल वॉल जो होती है उस पर एक केमिकल पाया जाता है, एक फाइब्रस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको कहा जाता है बेटा अल्फा सेल्यूलोज। क्या कहते हैं, अल्फा सेल्यूलोज। तो आप तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो एंडोथीसियम की जो सेल्स हैं उनमें अल्फा सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, वो भी अंदर वाली दीवार की तरफ, टेंजेंशियल वॉल पर भी कह सकते हैं, लेकिन आउटर वॉल जो होती है वो पतली होती है, आउटर वॉल पर अल्फा सेल्यूलोज नहीं होता है। तो बेटा अल्फा सेल्यूलोज इनमें पाया जाता है। अल्फा सेल्यूलोज की वजह से ही बेटा ये जो पूरी की पूरी एंडोथीसियम जो होती है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। और एक प्रकार से एंथर जो होता है उसके फटने का मेन कारण बेटा, जब ये मेच्योर होगा तो एंथर फटेगा, एंथर की वॉल जो होगी फटेगी, वो खासतौर से इस जगह से फटेगी जो मैच्योर डायग्राम में हम देखेंगे। तो एंथर के जो डेहिसेंस के अंदर यानी फटने की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर ये एंडोथीसियम का बड़ा रोल है, सबसे मेन रोल इसी का ही है, एंडोथीसियम का ही है। वो भी अभी बात कर लेते हैं कैसे। क्या होता है कि ये पूरी की पूरी जो एंडोथीसियम है ना, इनमें हम कह रहे हैं क्या पाया जाता है, अल्फा सेल्यूलोज पाया जाता है, वो भी इनर वॉल की तरफ, टेंजेंशियल वॉल की तरफ, आउटर वॉल की तरफ तो होता नहीं। लेकिन बेटा ये जो जगह आपको दिख रही है ना, ये वाली जगह, गौर कीजिएगा, ये वाली जगह, ये वाली जगह, इस जगह आप देखेंगे ना तो यहां पर, इस जगह यहां पर जो एंडोथीसियम की सेल्स है ना उनमें अल्फा सेल्यूलोज नहीं होता है, उनको बेटा स्टोमियम सेल्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमियम सेल्स। तो एक प्रकार से स्टोमियम सेल्स क्या है, जो लाइन ऑफ डेहिसेंस यानी जहां से एंथर वॉल फटेगी उस जगह पर एंडोथीसियम की सेल्स होती हैं। इन सेल्स में अल्फा सेल्यूलोज एब्सेंट होता है, इन एंडोथीसियम की सेल्स में अल्फा सेल्यूलोज जो है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ एंडोथीसियम में होता है, लेकिन इनमें अल्फा सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है, इनमें अल्फा सेल्यूलोज का अभाव होता है।
अब सोचिए, जहां पर लाइन ऑफ डेhiscence है, जहां फटने का प्रोसेस हो रहा है, वहां की सेल्स में, एंडोथीसियम में क्या नहीं पाया जाता, अल्फा सेलुलोज नहीं पाए जाते, जिनको स्टोमियम सेल्स कहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब ये एंथर मेच्योर होने लगता है, तो बेटा जब मेच्योर होने लगता है एंथर, तो ध्यान रखना, एनसीईआरटी करिए, एज द एंथर मेच्योर्स इट डिहाइड्रेट। इट डिहाइड्रेट का मतलब क्या होगा कि इनकी जो सेल्स है ना, एंडोथीसियम की सेल्स, इनसे वाटर बाहर रिलीज होगा। क्या? वाटर बाहर रिलीज होगा, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक नेचर की तो होती है सेल्स, बाहर की वॉल तो पतली है, तो ऐसे में बाहर की पतली वॉल से वाटर रिलीज होगा। अब वाटर जब बाहर रिलीज होगा तो पूरी की पूरी एंडोथीसियम में खिंचाव पैदा होगा, वो सिकुड़ने लगेगी। लेकिन यहाँ गौर करना है, एंडोथीसियम की केवल आउटर वॉल जो है ना, ये वाली, इसमें ही खिंचाव पैदा होगा, क्योंकि ये बाहर से सिकुड़ेगी, वो पतली वॉल है। तो ऐसे में अंदर वाली वॉल सिकुड़ सकती नहीं, क्योंकि वहां पर अल्फा सेल होते, तो बाहर वाली वॉल क्या होगी, सिकुड़ने लगेगी, डिहाइड्रेट होने लगेगी। तो ऐसे में पूरी की पूरी एंडोथीसियम में खिंचाव पैदा होगा। लेकिन जब पूरी की पूरी एंडोथीसियम में खिंचाव पैदा होगा, तो आउटर जो लेयर है जो कि पतली है, उसी में तो खिंचाव पैदा होगा, तो ऐसे में वो सिकुड़ने लगेगी। अब सिकुड़ने लगेगी तो ऐसे में ये जो स्टोमियम सेल्स जहां पर हैं, जिनमें अल्फा सेलुलोज नहीं है, वो यहाँ से अलग हो जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी? यहाँ से अलग हो जाएंगी। और जब वो अलग हो जाएंगी तो पूरे एंथर में लॉन्गिट्यूडनली, जो अभी अगले डायग्राम में बताऊंगा, लॉन्गिट्यूडनली एक लाइन है जिसको लाइन ऑफ डेhiscence कहते हैं, वहां से ये माइक्रोस्पोरेंजेस सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है, और अंदर से फिर पोलन बाहर निकलते हैं। वो तो बात की बात है। तो फिलहाल अगर मैं कह रहा हूं, जो सेकेंड लेयर है जिसका नाम क्या है बेटा? एंडोथीसियम है। क्या है? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम सिंगल, ठीक है, पैरेनकाइमेटस लेयर है, बिल्कुल है। खास बात जो बताई वो क्या है? इन सेल्स में अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट होता है। अल्फा सेलुलोज की नेचर की वजह से ये एक हाइग्रोस्कोपिक लेयर होती है। वो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, इनकी इनर एंड टेंजेंशियल वॉल पर होगा, और हाइग्रोस्कोपिक लेयर होती है, तो इसीलिए इसका जो अगर फंक्शन अगर कहें, इनका अगर काम कहें, एंडोथीसियम, अच्छा यहाँ एक मैंने एक लाइन बोली, सिंगल पैरेनकाइमेटस सेल्स तो है, मतलब लेयर है, जिनकी जो सेल्स जो होती हैं, इसकी जो सेल्स जो होती हैं वो किस टाइप की होती हैं? रेडियली इलोंगेटेड सेल्स से बना होता है, मेड अप ऑफ रेडियली इलोंगेटेड सेल्स। एक मिनट रुकिएगा बच्चों। मेड अप ऑफ रेडियली इलोंगेटेड सेल्स। ठीक है, चलिए। तो अब मैंने कहा इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द dehiscence ऑफ एंथर वॉल। एंथर वॉल के फटने में ये बहुत खास है, सबसे मेन ये है। वैसे तो एनसीईआरटी की एक लाइन में अभी लिखूंगा, लेकिन सबसे मेन लाइन, सबसे मेन लेयर अगर यही है एंथर के फटने में। ठीक है, तीसरा जो है वो है क्या बेटा? थर्ड जो है वो है मिडिल लेयर्स है। क्या है? मिडिल लेयर्स। अभी मैं यहां पर लिख देता हूं, फिर समझा रहा हूं। मिडिल लेयर्स जो होती है ना बेटा, पहली बात तो शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड लेयर एफेमेरल कह सकते हैं, शॉर्ट लिव्ड कह सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, ये 1 से 3 लेयर की बनी होती है, 1 से 3 लेयर्स।
और ये भी पैरेनकाइमेटस ही होती हैं, पैरेनकाइमेटस। एफेमेरल या शॉर्ट लिव्ड एक ही बात है, और ये 1 से 3 लेयर होती है, पैरेनकाइमेटस लेयर होती है, ठीक है, समझिएगा। और अब बात करते हैं हम फोर्थ लेयर की, जिसका नाम है टैपेटम। उसको समझते हैं एक बार वापस से डायग्राम से। बेटा अगर आप लोग यहां पर देखें तो ये जो एंथर वॉल में सबसे अंदर वाली लेयर है ना, सबसे अंदर वाली लेयर वो है बेटा क्या, टैपेटम है। सबसे अंदर वाली लेयर है टैपेटम है, सिंगल लेयर होती है। बेटा ये जो लेयर है इसको न्यूट्रिटिव लेयर कहते हैं। न्यूट्रिटिव लेयर का मतलब है पोषण प्रदान करने वाली। असल में होता क्या है, ये टैपेटम की सेल्स जो है ना, मिडिल लेयर की सेल से फूड को लेकर अंदर लेके जाती हैं। और यहाँ जो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है ना, यहाँ पर होती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। क्या होती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जिनको पोलन मदर सेल्स भी कहते हैं। और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पोलन मदर सेल्स जब मियोसिस करती हैं तो माइक्रोस्पोर या पोलन बनते हैं। तो एक प्रकार से टैपेटम जो होती है उसका काम होता है कि ये जो अंदर जो यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जब डेवलप होंगी या डिवीजन करेंगी, डिवीजन करके वो माइक्रोस्पोर या पोलन बनाएंगी, तो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, तो इसलिए इसको न्यूट्रिटिव लेयर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी काम है। उसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ तो ये जो टैपेटम है उसके और क्या क्या काम है, एडवांस नॉलेज है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो टैपेटम जो होती है वो कुछ एंजाइम भी सीक्रेट करती है। जैसे कैलेज नाम से एक एंजाइम होता है, उसका काम हम आगे देखेंगे क्या होगा, अभी आपको बताना पड़ेगा उसमें। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जब अपन पोलन पढ़ेंगे, पोलन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर पोलन की वॉल में एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन का सिक्रेशन भी ये करती हैं। इसके अलावा कई जो प्लांट्स होते हैं जो जिनमें इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उनके अंदर जो पोलन है उसके बाहर एक स्टिकी लेयर होती है जिसको कहते हैं पोलन कीट, जो कि एक तरीके से आपके लिपिड और कैरोटिनॉइड से बना होता है, तो उसको भी ये टैपेटम बनाती है। लेकिन मेन फंक्शन जो बताया मैंने वो जरूर याद रखना। अभी फिलहाल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये एक न्यूट्रिटिव लेयर होती है। क्या होती है, न्यूट्रिटिव लेयर। डेवलपिंग जो माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं, पोलन है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। अच्छा एक चीज और यहाँ पर कहूँगा, ये जो इनरमोस्ट लेयर है ना जो टैपेटम, इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि बेटा इसकी जो सेल्स जो होती है ना, उनमें साइटोप्लाज्म डेंस टाइप का होता है, प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। इनका जो प्रोटोप्लाज्म है गाढ़ा होता है, ठीक है। दूसरा, इनमें मोर देन वन न्यूक्ली पाया जाता है। मोर देन वन न्यूक्ली का मतलब समझते हो, 2 या 2 से ज्यादा। तो ऐसा माना जाता है कि वैसे तो ये सिंगल न्यूक्ली होगा, लेकिन 2 बनेंगे और 2 से फिर ज्यादा भी बन जाएंगे। तो अगर कहा जाए कि मोर देन वन न्यूक्ली, तो बाई न्यूक्लिएटेड भी हो सकती है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकती है, जनरली अगर हम बोले तो असल में ऐसा क्यों होता है, आखिर इन सेल्स के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्ली क्यों बनते हैं। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछ रखा है कि क्या बता सकते हैं कि आखिर इनके अंदर जो एक से ज्यादा न्यूक्ली कैसे बन जाते हैं। तो बेटा आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर सेल डिवीजन में एक टॉपिक पढ़ा था, छोटा सा टॉपिक था, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक सेल है, उस सेल के अंदर ये न्यूक्ली है, सेल जब डिवीजन कर रही है, लेकिन क्या है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो जाए लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन ना हो, और यही प्रोसेस बार बार अगर होता रहे, तो ऐसे में क्या होगा बेटा, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्ली बनते चले जाएंगे। तो इसका मतलब मल्टी न्यूक्लियर स्टेज आ जाएगी ना। तो बेटा मल्टी न्यूक्लियर स्टेज जो पैदा हुई उसका कारण जो है फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने जो फोर्थ लेयर के कुछ पॉइंट्स हैं लिखे। तो फोर्थ लेयर जो उसका नाम क्या है बेटा, टैपेटम है। टैपेटम क्या है, पहली बात तो इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। किसकी इनर मोस्ट लेयर है बेटा, किसकी इनर मोस्ट लेयर है, एंथर वॉल की। दूसरा, ये एक न्यूट्रिटिव लेयर है। इसको न्यूट्रिटिव लेयर क्यों मानते हैं, इसका कारण क्या है, क्योंकि
it provide the nourishment to the किसको किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी ये बताइए। टू द, यहां तो बोलोगे डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर को पोलन भी कह सकते हो। क्या भी कह सकते हो बेटा? पोलन। लेकिन यू भी कह सकते हैं कि जो माइक्रोस्पोर है पोलन पैदा किससे होंगे? पैदा किससे होंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से, पोलन मदर सेल से। तो आप कह सकते हो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल को प्रोवाइड करना न्यूट्रिशन, एक ही बात है ना। या पोलन मदर सेल, मैं अभी पीएमसी लिख दे रहा हूं, चलेगा, ठीक है ना बेटा। तो ये अब खास बात और क्या थी, इसकी कुछ विशेषताएं जो हैं, वेरी मोस्ट पॉइंट है टैपेटम की, कि एक तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो कैसे होता है? प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए टैपेटम इज डेंस, गाढ़ा होता है, ठीक है। पहली बात तो इसका टैपेटम का जो प्रोटोप्लाज्म है गाढ़ा होता है। दूसरा, जनरली मोर देन कई जगह आपको लिखा होगा कि इनिशियली सिंगल न्यूक्लिएटेड होती है लेकिन बाद में बाय न्यूक्लिएटेड टू मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है, बात एक ही है यहां पर भी। तो जनरली मोर देन वन न्यूक्ली, यानी बाय न्यूक्लिएटेड भी हो सकती है, टू मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकती है, ठीक है। और याद है आप लोगों को एक बात और, जब भी कोई सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है ना, जब भी कोई सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, पुरानी चीजों को याद करने की आदत डालिए कि जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो पुरानी चीजें कैसे रिकॉल हो, यही होता है असली तरीका पढ़ने का। तो मैं अगर कहूंगा मल्टी न्यूक्लिएटेड, अगर कहूं तो मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए एक टर्म यूज में लिया जाता है सिनोसाइट। इसका मतलब ये सिनोसाइटिक सेल्स होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। और इसका कॉज क्या है? अगर आपसे कहा जाए कि इसका कारण क्या है, क्वेश्चन पूछा है ना एनसीईआरटी ने कि आखिर क्यों इनमें मोर देन वन न्यूक्ली बन जाते हैं, तो इसका मेन कारण जो है वो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अच्छा, मैं यहाँ पर कहूँगा जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होने के साथ यानी सिनोसाइट होने के साथ बेटा ये पॉलीप्लॉइड भी होती हैं। किस भी होती हैं? पॉलीप्लॉइड्स भी होती हैं, पॉलीप्लॉइड। लेकिन बेटा फिलहाल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ ना आप लोगों को, तो बस ध्यान रखना है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है और उसका कॉज जो है वो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। हमें इस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। बाकी इनकी सेल्स में पॉलीप्लॉइडी भी पाई जाती है, एंडोमाइटोसिस प्रोसेस होता है, तो ये बातें भी कह सकते हैं। अब फिलहाल चलिए, ये तो हो गई बात, टैपेटम की बात हो गई, चारों लेयर्स हो गई हैं कंप्लीट। लेकिन बेटा एक बार फिर से डायग्राम में जाते हैं, एक बार फिर से डायग्राम में चलते हैं। आप यहां पर देखेंगे कि ये जो एंथर वॉल की जो चार जो लेयर है ना, उनमें बाहर की एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर्स, है ना। अच्छा, एक बात जो मैंने कही कि टैपेटम मिडिल लेयर्स जो होती है ना, उनसे फूड को लेकर यहाँ पहुंचाने का काम करती है, याद रख सकते हैं आप लोग, इसलिए एफिमेरल होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं। तो ये जो बाहर की जो तीन लेयर, एनसीईआरटी कह रही है जो आउटर मोस्ट थ्री लेयर जो होती हैं वो प्रोटेक्शन का भी काम करती हैं और डेहिसेंस में यानी एंथर वॉल के फटने में भी हेल्प करती है। लेकिन इनमें भी मैंने आपको क्या कहा कि सबसे मेन लेयर जो एंथर वॉल के फटने में वो एंडोथीसियम में समझाया भी था, और वहां पर मैंने आपको बताया था एंडोथीसियम की जो सेल्स लाइन ऑफ डेहिसेंस पर पाई जाती हैं, जिनको स्टोमियम सेल्स कहते हैं, उनमें बेटा अल्फा सेलुलोज नहीं होता, वो मेन है, ठीक है। चलिए,
एक वेरी मोस्ट पॉइंट है, क्या वेरी मोस्ट पॉइंट क्या बताया, आउटर 3 layers of anther wall। ठीक है, ये क्या काम करती हैं, 2 काम है। एक तो ध्यान रखना है प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, वर्क्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, है ना, ठीक है, लिख सकते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर्स का भी काम कर सकती है। और दूसरा मैंने आपको बताया था हेल्प्स इन द ऑफ एंथर, एंथर के फटने में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, जबकि अंदर अंदर वाली लेयर जो है वो तो न्यूट्रिटिव लेयर है, वो तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। चलिए ये हो गई बात। अब छोटी सी बात लास्ट बची। अभी आपने देखा कि जो एंथर वॉल के अंदर वाला पार्ट माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या है, तो दूसरा कंपोनेंट जो है वो क्या था, क्या था, स्पोरोजीनस टिश्यू, जो कि एंथर वॉल से घिरा हुआ था। तो बेटा स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ना, वो असल में क्या है, द सेंट्रल, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया के बिल्कुल बीच में, बाहर तो वॉल है, दीवार है, ठीक है, द सेंट्रल पैरेनकाइमेटस मास ऑफ सेल है। ठीक है, आप बोल सकते हैं सराउंडेड बाय द एंथर वॉल। ठीक है, और दूसरी चीज ये है, ये डिप्लॉयड टिश्यू माना जाएगा। डिप्लॉयड टिश्यू समझते हैं ना, ये तो हम जानते हैं प्लांट्स के अंदर डिप्लॉयड टिश्यू जो है स्पोरोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और जो भी स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है उसको स्पोरोफाइटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि फिर उसमें स्पोर बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस, आगे पढ़ ही लेंगे यहाँ पर। तो ये डिप्लॉयड टिश्यू होता है, और इनकी जो सेल्स होती हैं, इस स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स जो होती है वो कैसे वर्क करती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में वर्क करती है। द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू वर्क्स एज ए माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इसका वाला माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं वो भी 2n होती है, डिप्लॉयड होती हैं। और बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर द एग्जांपल ऑफ द मियोसाइट सेल्स। क्या है, ये मियोसाइट सेल्स हैं। याद आया क्या आप लोगों को, एग्जांपल ऑफ मियोसाइट, इस बात को ध्यान रखना। मियोसाइट सेल उन सेल्स को कहा जाता है जो मियोसिस करती हैं। और अगर मैंने कहा यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जिनको आप पोलन मदर सेल भी कह सकते हैं, क्या भी कह सकते हैं, पोलन मदर सेल्स। ये पोलन मदर सेल्स जो होती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती हैं, ये क्या काम करती हैं, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बाय द मियोसिस। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं ना बेटा, जिससे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाते हैं। आ गई बात यहाँ तक समझ में। और इस प्रोसेस को बेटा हम, ये जो प्रोसेस होता है ना कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जो माइक्रोस्पोर सेल्स है जो कि डिप्लॉयड है, जो मियोसिस करेंगी और माइक्रोस्पोर या पोलन बनाएंगी, ये पूरे प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है बेटा, लेकिन अभी नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको एंथर, जो कि अभी तो इमेच्योर एंथर का डायग्राम बताया था, अगर आप मेच्योर एंथर का डायग्राम अगर देखेंगे आप,
ठीक है, मेचर एंथर का डायग्राम अगर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, समझेगा। बच्चों ये आपकी बुक में भी डायग्राम है, यहाँ देखिए, ये तो इमेचर एंथर था, आपने इसका क्रॉस सेक्शन काटा तो देखिए यहाँ पर एक लोब के अंदर दो जो माइक्रोस्पोरेंजिया थे, देखिए यहाँ पहले इमेचर कंडीशन वाला जो डायग्राम देखा था, इमेचर एंथर के अंदर एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं और दोनों के अंदर जब माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करेंगी तो माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो दो पोलन सेक बनेंगे। ठीक है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया से एक पोलन सेक, तो दो से दो तो टोटल चार पोलन सेक थे इससे पहले वाले डायग्राम में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इमेचर एंथर के अंदर कितने पोलन सेक होते तो आप बोलोगे दो। लेकिन यहां पर अगर कहेंगे जब मेचर कंडीशन हो जाती है तो बेटा एक माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि यहां थी, दूसरी माइक्रोस्पोरेंजिया जो यहां थी, उन दोनों के बीच जो यहां पर जो टिश्यू जो होता है ना, जो कि फर्टाइल नहीं होता है, जो मियोसिस नहीं करता है, वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है। तो ऐसे में एक पाली की, एक लोब की दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया मिल जाती हैं, तो एक चैम्बर यहां बन गया, एक कंपार्टमेंट यहां बन गया और एक कंपार्टमेंट यहां पर बन गया। समझ रहे हैं? तो ऐसे में यहाँ पर टोटल कितने पोलन सेक होंगे बेटा? दो पोलन सेक रहेंगे। तो अगर कहा जाए मेचर एंथर के अंदर, ध्यान रखिएगा, मेचर एंथर के अंदर अगर कहा जाए तो आपको कितने? दो पोलन सेक दिखाई देते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मेचर एंथर के अंदर कितने? दो पोलन सेक दिखाई देते हैं, टू पोलन सेक। लेकिन इमेचर एंथर के अंदर अगर कहेंगे तो फोर पोलन सेक होंगे, ये भी लिख लेंगे अपन। अच्छा आगे देखिए, मेचर कंडीशन के अंदर देखिए एपिडर्मिस की काफी लेयर्स खत्म हो जाती हैं, तो चलिए एंडोथीसियम में भी देखिए ये स्टोमियम सेल से वो एक दूसरे से अलग अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर जो एंडोथीसियम की लेयर में खिंचाव पैदा हुआ था, यहाँ से अलग अलग हो गई। मिडिल लेयर भी थोड़ी बहुत है और देखो टेपिटम बिल्कुल ही लगभग लगभग गायब हो गई, जिसको डॉटेड फॉर्म में दिखाया गया। अब इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा? ये सब अगर कहेंगे तो ये सब क्या है बेटा? ये माइक्रोस्पोर कह दो चाहे फिर पोलन्स कह दो, ठीक है, पोलन्स कह दो, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बेटा? ये हैप्लॉइड होते हैं और ये इस तरीके से ठसाठस भरे रहते हैं। तो इसको ये बताने के पीछे का कारण क्या है? एक तो ये कारण कि इमेचर एंथर के अंदर चार पोलन सेक दिखाई देते हैं, मतलब एनसीईआरटी कह रही है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मैच्यूरेशन द माइक्रोस्पोरेंजियम डिफरेंशिएट इनटू द पोलन सेक। जैसे जैसे मैच्यूरेशन होता है हर माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सेक में बदल जाती है, और एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी अगर कहें ओनली टू पोलन सेक्स आर प्रेजेंट। तो इमेचर एंथर के अंदर चार पोलन सेक होते हैं, जबकि मेचर एंथर के अंदर क्या होता है? दो पोलन सेक पाए जाते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में पोलन पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे एक लोब के अंदर दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया जो एक दूसरे के पैरेलल चल रही थी, उनके बीच में यहाँ पर लाइन ऑफ डाइसेंस है, एक हाथ से दिखाई देती है, फरो से दिखाई देती है, जिसको लाइन ऑफ डाइसेंस कहते हैं। और बेटा ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, तो इसलिए अगर पूछा जाता है कि जो एंथर का जो डाइसेंस होता है, फटना जो होता है, वो कौन से टाइप का होता है, तो बेटा उसको लॉन्गिट्यूडनल डाइसेंस कहते हैं। क्योंकि ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, इससे ये दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि एक दूसरे के पैरेलल चल रही थी अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए ये एक दो पॉइंट और लिखकर बात करते हैं आगे। तो लास्ट कुछ पॉइंट्स रह रहे हैं जिन पर बात करते हैं हम। बात तो क्या करते हैं, बस लिखना ही बाकी है। तो एक तो यहां पर मैंने कहा ड्यूरिंग द मैच्यूरेशन एंथर डिहाइड्रेट्स, एज एंथर डिहाइड्रेट्स, बता दिया था इनसे वाटर रिलीज हो जाता है, खासतौर से एंडोथीसियम से। द माइक्रोस्पोरेंजिया डिफरेंशिएट इनटू द माइक्रोस्पोरेंजिया डिफरेंशिएट इनटू द पोलन सेक, डिफरेंशिएट्स इनटू पोलन सेक। ये लाइनें
स्टेटमेंट याद रखा कीजिए, बहुत काम आते हैं। लेकिन जब कोई क्वेश्चन पूछता है कि इमेचर एंथर के अंदर कितने पोलन से, क्योंकि हर एक माइक्रोस्पंजिया एक पोलन से कोई रिप्रेजेंट कर रही है इमेचर कंडीशन में, इमेचर एंथर हैज क्या बोलेंगे, 4 पोलन सेक बोलेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा 4 पोलन सेक बोलेंगे। लेकिन बाद में उनके बीच का टिश्यू जो है वो एक पाली के एक लोब के 2 माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच का टिश्यू खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में अगर कहा जाए मेचर एंथर हैज 2 पोलन सेक, मेचर एंथर में कितने 2 पोलन सेक पाए जाते हैं। और आज की लास्ट लाइन जो हम बात कर रहे थे कि जनरली मोस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर अगर कहा जाए एंथर का फटना, कहाँ से वो पोलन रिलीज किए जाएंगे फटने पर, तो जनरली ऑफ एंथर takes place by लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप कह रहा था ना मैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से बेटा आज जो हमने पढ़ा एंथर की संरचना, एंथर की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, एंथर वॉल में कौन कौन सी लेयर होती है, उनके क्या क्या काम होते हैं, कौन सी सेल्स या कौन सा टिश्यू जो है माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट करता है, और एंथर का जो फटना है, डेसेंस जो होता है, स्फुटन जो होता है, डिस्पर्सल जो होता है, बाहर निकलना जो होता है, जो भी हम कहें, जिस भी शब्द के रूप में हम उसको देखें वो लॉन्गिट्यूडनली होता है। तो इस प्रकार से आज हमारा जो कार्यक्रम है समाप्त होता है बेटा। फिर मैं यही कहूँगा कि बेटा चैनल पर लगातार बने रहने के लिए, अपडेट्स के लिए, नए नए जो आगे के टॉपिक्स आते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहला काम है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है उनको इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।